वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की जो सीरीज़ थी उसको बढ़ाते हुए आज भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और भारत की मिट्टी, इससे बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं इसमें। तो मिट्टी होता क्या है और मिट्टी का नाम मिट्टी क्यों है, तो इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी जान लेते हैं। जो भूप्रपट्टी का ऊपरी परत जो चट्टानों के निक्षेपण, अपरदन और इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा बारीक कणों का रूप धारण कर लेती है, वही मृदा कहलाती है। ठीक है, तो मृदा का जो शब्द है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में, ठीक है, लैटिन भाषा के सालेम शब्द से हुई है। सालेम शब्द का अर्थ होता है फर्श। सालेम शब्द का अर्थ क्या होता है? फर्श। इसलिए सालेम से ही हमको सॉइल नाम का मिल गया है। ठीक है, तो मृदा के संगठन में कुछ चीज़ें होती है, कुछ पदार्थ होते हैं, उसको हम देखते हैं। मृदा का संगठन में कौन कौन अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो मृदा के संगठन में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, आप देखेंगे कि ह्यूमस सभी जानते हैं। ह्यूमस जो केचुए वगैरह होते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। आप सुने होंगे केचुए ह्यूमस का निर्माण करते हैं खेतों में। आप देखे होंगे कि जहाँ केचुए ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटे मिट्टी को ही वो खाते हैं और मिट्टी ही रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटे कण के रूप में मिल जाता है, वो भी एक प्रकार की मिट्टी है, समझ ली। तो वही ह्यूमस होता है। तो कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%, ठीक है, 5 से 10% तक कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस रहता है। ठीक है, खनिज पदार्थ लगभग 40 से 50, जितने भी खनिज हैं मिट्टी के, वो 40 से 50% के बीच में रहने हैं। इसके अलावा मृदा में जीव, मृदा अभिक्रिया, ये भी भाग लेते हैं। ठीक है, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी मृदा में होते हैं, ये भी भाग लेते हैं। मृदा जल का लगभग कितना % होता है? 25%। और मृदा में वायु भी होती है। ठीक है, छोटे जो बारीक जगह होता है वहाँ पे वायु भी अपना भाग लेती है। और वायु के से, क्योंकि जो पौधों को ऑक्सीजन चाहिए या कुछ इस प्रकार की चीज़ें चाहिए, तो कहाँ से पूर्ति होगी? जड़ों को जो चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो है ही है, जड़ों में भी कुछ चाहिए होता है, ऑक्सीजन लॉक हो जाएगा तो पौधे के जड़ ब्लॉक हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ भी वायु आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार से वायु वहाँ पर भी भाग ले लेता है। तो ये कुछ मृदा का संगठन था। तो मृदा में ये आपके इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि कितने प्रकार की मृदाएं होती है। तो भारत में मृदाओं के कुछ प्रकार देखे हैं, तो 8 प्रकार की मृदा, जो कुछ इस प्रकार से मृदाएं हैं। तो मिट्टी के प्रकार, सबसे पहले क्या होता है? पहले नंबर पे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में भी अपना नाम एलेबल सॉइल देखते रहिए। ठीक है, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास कौन कौन सी है मिट्टी के नाम याद रखें। जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, रेतीली क्षारयुक्त मिट्टी, वनों वाली मिट्टी, इसी को पर्वतीय मिट्टी भी बोलते हैं, और इसको हल्की काली या दलदली या पीट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार की मृदाएं हैं, जो 8 प्रकार की है। सभी मृदाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये पूरे 8 प्रकार की मृदाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पूरा वीडियो देखें। चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम। प्रथम मृदा जलोढ़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं काप मिट्टी। कभी एग्जाम में जलोढ़ की जगह ऑप्शन में काप दे देगा, तो आप काप याद रखना है। ठीक है, काप मिट्टी हो गया। दोमट मिट्टी हो गई। तब ये मिट्टी है क्या? एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये कोई नदी का जैसा नदी है। यहाँ पे आप देखेंगे इस चित्र में नदी दिख रही है। तो ये जो मिट्टी है नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। ठीक है, नदियों द्वारा मिट्टी को क्या करते हैं? बहा कर लाई जाती है। उत्तर में विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। ठीक है, जहाँ पे नदियाँ, उत्तर भारतीय मैदान में क्यों? क्योंकि वहाँ पे नदियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नदियों का जाल है। वहाँ पे गंगा नदी का जाल है, सिंधु नदी का जाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का, ये पूरे सभी तीनों नदियों का बड़े तंत्र हैं। तो इस वजह से उत्तर भारत में ये मिट्टी पाना तो आम बात है। ठीक है, और साथ में कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ये भी हैं तटीय क्षेत्र, वहाँ पर भी नदियाँ जाती है, समुद्र में मिलती है, तो उस स्थान पे भी अपने अवक्षेप जो है जमा कर लेती है, तो वहाँ पे भी ये पूरी मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि ये मिट्टी बहा कर लेके आती है नई मिट्टी को, नया मिट्टी का निर्माण होता है।
इसे कछारी मिट्टी भी कह देते हैं, ठीक है। यह भारत के लगभग सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है, याद रखिए 43.4%, 4-3-4 ऐसे याद रख सकते हैं, 4-3-4 लगातार, ठीक है, या 4 बार 4 कर दीजिए, एक बीच में माइनस कर देना तो उससे याद रहेगा आपको। 43.4% भाग में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, याद रखें सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कुछ इसके प्रकार भी मैं भी आपको बताता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी में कंकड़ नहीं होता, ठीक है, आप ये देखेंगे कंकड़ नहीं पाए जाते हैं, और इस मिट्टी में जीवांश, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। अगर आपको एग्जामिनर को फंसाना होगा या कोई एग्ज़ाम कभी आपको टफ बन जाता है, वो टफ क्यों बन जाता है? अपने ऑप्शन के कारण, कोई प्रश्न कठिन नहीं होते, ठीक है। अगर पूछ लेता जीवांश और नाइट्रोजन की फास्फोरस की कमी वाली कौन सी मिट्टी, 4 मिट्टी दे दे, तब वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस बात को आप याद रखें, छोटी छोटी चीज़ें, कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी हो रहा है, लेकिन चूना और पोटास की मात्रा बहुलता होती है, ठीक है, बहुलता में इसकी मात्रा है, चूना और पोटास का बहुलता होती है किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। अब जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, ठीक है, एक पुरातन मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर, और नवीन मतलब नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर, ठीक है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका, अनार हम सभी को याद होगा 12 खड़ी, ठीक है। तो पहले क्या आता है? ब आता है कि ख आता है? खरगोश पहले आता है ना, कबूतर, खरगोश, गमला, ठीक है। तो ख जो पहले आता है वो क्या है? नवीन है, ठीक है। और जो बाद में आता है, ब क्या आता है? बाद में आता है, तो क्या है? पुराना, वो बाद में आया वो पुराना, जो नया पहले आया है वो नया, तो उसे आप याद रख सकते हैं। खादर, अब इन दोनों मिट्टियों में खादर अधिक उपजाऊ है, ठीक है। खादर क्या है? अधिक उपजाऊ है, क्योंकि ये नया है, इसके पोषक तत्व हो सकता है कि अन्य पौधों द्वारा ले लिए गए हों, क्योंकि पुरानी होती गई, लेकिन ये नवीन है करके क्या है? इसमें अधिक उपजाऊ है, नवीन मिट्टी खादर। बांगर में चीका, जो क्ले बोलते हैं, प्रमुख मात्रा में रहता है, ठीक है। मतलब ये क्या है? बांगर क्या है? एकदम महीन मिट्टी है, क्योंकि क्ले कीचड़ जैसा होगा, समझ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा? वो एकदम मुलायम होने वाला है, तो उसकी मात्रा किसमें? बांगर में अधिक मिलती है, क्योंकि ये पुराना हो जाता है पूरा, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। तो कुछ इस प्रकार से कुछ इसकी बातें थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि जलोढ़ मिट्टी जो प्रकार है, 2 प्रकार, ठीक है, नया कौन है और पुराना कौन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नाइट्रोजन फास्फोरस, ये जो पूछा नाइट्रोजन और फास्फोरस इसकी कमी पाई जाती है, चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। बस ये 4-5 बातें आपको इस मिट्टी में याद रखनी है। नेक्स्ट मिट्टी हम देखते हैं लाल मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी। प्राचीन क्रिस्टलीय मतलब कायांतरित, आग्नेय शैल, शैलों के प्रकार जैसे हैं आग्नेय शैल, ठीक है, कायांतरित शैल। कायांतरित मतलब जिसका अपना रूप है वो परिवर्तन हुआ, पहले कुछ और था, बाद में परिवर्तन हुआ। जैसे आप ये देखेंगे कि लकड़ी से कोयले का निर्माण होता है, लकड़ियाँ जो भूकंप वगैरह आते हैं और जो पेड़ वगैरह सब क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? बहुत समय बाद ताप और दाब को सहने के बाद फिर वो लकड़ी कोयले में बदल जाता है, तो ये होता है कायांतर। पहले लकड़ी था, अब वो कोयला है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वही होता है कायांतरित। कायांतर मतलब उसकी काया में अंतर, ठीक है। तो शैलों के अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों का टूट फूट के बनती है। शैल मतलब चट्टान समझ रहे हैं, उसके टूट फूट से बनने वाले। इसका विस्तार लगभग कहाँ है? 18.6% भूभाग पर देश में पाई जाने वाली दूसरी मिट्टी है, ठीक है, दूसरी। पहली कौन थी? वही जलोढ़ मिट्टी, दूसरी ये मिट्टी है। तो इस प्रकार से ये मृदा है। इसके बारे में और जानते हैं क्या क्या जानकारी है कि इसका मिट्टी का रंग लाल क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसमें क्या है? आयरन के ऑक्साइड होते हैं, इस वजह से ये लाल प्रवृत्ति की दिखती है। आप कभी बचपन में कभी खेलते होंगे किसी ग्राउंड में जाकर और कभी चोट लग जाए, गिर जाएं आप, तो घर वाले आपको क्या करेंगे? टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए देंगे या डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो वो खुद टिटनेस का इंजेक्शन लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा, उससे आपको टिटनेस होने की संभावना होगी, इसलिए लगाया जाता है। तो मुरुम में जो गिरते हैं, मुरुम जिसको बोलते हैं, वही एक प्रकार से क्या है? लाल मिट्टी है, ठीक है। तो इसी के कारण इसका क्या रंग दिखता है? लाल दिखता है। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है? इसका कलर क्या दिख रहा है? लाल दिख रहा है। ये मिट्टी प्रमुख रूप से कहाँ पाई जा रही है? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, दक्षिण उत्तर प्रदेश,
दक्षिण उत्तर और छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र। मैं अभी आपको नक्शे में पूरा एक लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। प्रदेश दंडकारण्य क्षेत्र जो नीचे का क्षेत्र है उसको बोलते हैं, ठीक है। मेघालय में, पश्चिम बंगाल में ये मिट्टी पाई जाती है। तब ये लाल मिट्टी है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाज की पैदावार अच्छे से हो सकती है, ठीक है। मोटे अनाज की पैदावार, एक गेहूँ काट लेंगे, गेहूँ आदि नहीं, गेहूँ वगैरह नहीं, वैसे गेहूँ वगैरह भी उगाए जाते हैं लेकिन मोटे अनाज की अधिकता होती है और मोटे अनाज के साथ गेहूँ वगैरह भी उगाए जाते हैं, लेकिन मोटे अनाज में गेहूँ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे बाजरा वगैरह होता है वो सब मोटे अनाज में आता है। उसके अलावा ये धान, गेहूँ और अलसी भी बोई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाल मिट्टी में बिल्कुल कुछ भी नहीं बोएंगे। मिट्टी है उसको उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है अगर सही तरीके से कृषि पद्धति को अपनाई जाए, ठीक है। तो अब हम आज चलते हैं लाल मिट्टी, ये दूसरी मिट्टी। इसमें याद रखने वाली बात क्या क्या है आपको, कि मिट्टी का कलर क्यों है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, और आयरन ऑक्साइड है उसकी वजह से लाल दिखाई दे रहा है। क्या अनाज बोया जा रहा है, मोटे अनाज बोए जा रहे हैं, इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं काली मिट्टी, ठीक है। ये मिट्टी आपको नजर आएगी थोड़े से क्षेत्र में खेती हो रही है, खेती हो रही है मतलब उपयुक्त खेती के लिए, ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश, अब इसको और भी रंग बोलते हैं मिट्टियाँ, ये है काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी है ना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है रेगुर मिट्टी क्या है, ठीक, उसे याद रखें। इसे करेल भी कहते हैं, केरल से याद रखना करेल, ठीक है, या करेला, सब्जी करेला काली मिट्टी में बोया जाता है, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। कपास मृदा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, कपास मृदा क्यों, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो यही काली मिट्टी है, इसे याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है, चरनोजम भी, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, मैंने भी बताया। यह मिट्टी ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा से, बेसाल्ट सैलों के टूटने से बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, इसीलिए महाराष्ट्र में कपास की मात्रा सबसे अधिक है, आप समझ गए होंगे क्यों है, ठीक है। दक्कन ट्रैप में से बनी मिट्टी भी कहते हैं इसको, दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन का जो पठार है उस क्षेत्र में जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये मिट्टी भी आपको इस मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ इसमें जानने वाली क्या बात थी, उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, करेल कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम कहा जाता है। किससे निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। और महाराष्ट्र में इस मिट्टी में सर्वाधिक कपास भी उगाई जाती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ये कुछ इसके फैक्ट थे जो आपको जानने थे, ठीक है। काली मिट्टी की और बात करें तो ये भारत में 15.2 ठीक है % भूभाग में पाई जाती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, ह्यूमस आदि उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या दिखता है, काला। इतने सारे इसमें तत्व मिल जा रहे हैं, इस वजह से ये काला नज़र आ रहा है। क्यों क्यों क्या क्या है इसमें, लोहा है, एल्यूमिनियम के सिलिकेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटाश है, ह्यूमस है, सारी चीज़ को उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या दिख रहा है, काला दिख रहा है। इसका विस्तार लावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियों ने भी, नदियाँ भी क्या है काट काट के लेके जाती है पर्वतों को, चट्टानों को, मिट्टियों को, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी घाटियों में भी इसे क्या करती है, नदियाँ जमा कर लेती है, तो वहाँ भी ये उपजाऊ हो जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ है, ठीक है। ये भी मिट्टी क्या है, बहुत उपजाऊ है। इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, मूंगफली, सोयाबीन की खेती अच्छी पैदावार होती है। मतलब इसमें कुल मिला के देखा जाए तो इसमें और भी जो भी फसलें आसानी से बोई जा सकती है, तो ये भी उपयुक्त हो जाएगी। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हो रहा है वो तो नदियों के क्षेत्र में हो रहा है। अब पूरे भारत में नदी वाले के मिट्टी तो मिलेंगे नहीं, उसके लिए तो नदी चाहिए, हर जगह तो नदी मिल नहीं सकती, ठीक है। तो जब हमारे पास ऑप्शन ना हो, नदी ना हो, तो हम क्या जाएंगे, काली मिट्टी के पास जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास मिट्टी है, और आपने सुना भी होगा कि आपको घर में क्यारियाँ लगानी है तो उसके लिए आप काली मिट्टी लेकर के आते होंगे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमें जलोढ़ मिट्टी ना मिले तो हमें क्या करेंगे, काली मिट्टी का उपयोग कर लेंगे। मतलब वो भी क्या है, उपजाऊ मिट्टी है और कोई सी भी फसल उसमें बोई जा सकती है आसानी से। और इसकी खासियत तो आपको सभी को पता है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तो क्ले हो जाती है ये, ठीक है, कीचड़ समान।
और सूखा पड़ जाए तो ये चट्टान टाइप की हो जाती है, दरार पड़ जाते हैं, ये सब उसकी खासियत है। अगला है लैटेराइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लैटेराइट। ये लगभग 3.7% भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। मुख्यतः पठारों के ऊपरी भागों में विकसित हुई है। पठार का जो ऊपरी हिस्सा रहता है वहाँ पे पठार के ऊपरी भागों में क्या होती है, विकसित होती है। 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्षा मतलब बहुत अधिक वर्षा है ये। साधारणतः वर्षा देखा जाए तो आप जम्मू क्या नाम है उससे राजस्थान वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर की वर्षा भी मिलेगी नहीं। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा है। ठीक है, तो अधिक वर्षा और अधिक ताप, जहाँ ताप भी अधिक हो, लगातार पानी गिरा, बहुत पानी गिरा और वहाँ ताप भी अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में जो मिट्टी का निर्माण होगा, वो जो मिट्टी होगी वो मिट्टी होगी लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, सिलिका में मतलब सिलिका के निच्छालन से, निच्छालन मतलब जो धूप और तापों की क्रिया से ऊपर आ जाता है, यही सब निच्छालन की क्रिया होती है। तो इससे इसका निर्माण होता है। इसका स्वरूप क्या होता है, ईंट जैसा होता है। आप देखोगे ये जो दिख रहा है यहाँ चित्र में, ये आपको मुरुम जैसा दिख रहा होगा हल्का सा। तो इसी प्रकार से किसी किसी पत्थर को उठाओगे तो आपको नज़र आएगा कि उसमें कंकड़ कंकड़ सा निकला हुआ नज़र आता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, मजबूत होता है। वही होता है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, पत्थर के समान मतलब ईंट जैसा होता है। इसमें लौह ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना, ये सभी क्या होंगे, इसमें कार्बन तत्वों की कमी मिलती है। क्यों कमी मिलती है, क्यों, तो वो ऑलरेडी पत्थर जैसा है, उसमें और कहाँ से क्या डालोगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं क्या कि लौह ऑक्साइड है, ये भी मजबूत है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये भी मजबूत है, तो मिट्टी क्या है, मजबूत वाली होगी। ठीक है, इस वजह से ईंट समान दिखती है। तो आप उससे आप समझ सकते हैं कि लैटेराइट मिट्टी की क्या खासियत हो रही है। तो ये लैटेराइट मिट्टी है, याद रखें इस लैटेराइट मिट्टी को। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें हैं लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे लैटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो ये जो मिट्टियाँ हैं सह्याद्री पूर्वी घाट, ठीक है, ये मिट्टियाँ कहाँ, सह्याद्री मतलब जो पश्चिमी घाट है उसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था। पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ी, सतपुड़ा, असम है। ठीक है, ये असम, मेघालय की पहाड़ी के शिखरों में ये सभी क्या है वहाँ पे पाई जाती है। ये निचले स्तर पे देखें तो घाटियों में भी पाई जाती है, अलग अलग बहुत सारी घाटियाँ हैं वहाँ भी पाई जाती है। कणों के आकार पर लैटेराइट को 3 भागों में बांट गया है। जो कण होते हैं उसके आकार उसके हिसाब से, एक तो भूजलीय लैटेराइट होता है, इसका निर्माण भूगर्भीय जल के सहायता से होता है। एक गहरी लाल की होती है, एक जमीन वाली है। ठीक है, एक गहरी लाल है, इसमें लौह ऑक्साइड अधिक होगा। जहाँ पे लाल वाली बात आई तो आप लौह ऑक्साइड भी मात्रा समझ जाइए कि है। ठीक है, पोटास की मात्रा अधिक होने के कारण किंतु कैओलिन की मात्रा कम होती है। कैओलिन भी एक तत्व। श्वेत लैटेराइट, इसमें कैओलिन की अधिकता के कारण ये क्या दिखता है, पूरा सफ़ेद दिखता है। तो अगर पूछ ले कैओलिन की मात्रा के कारण क्या होगा तो मिट्टी का प्रभाव में क्या होगा, उसका रंग जो है वो सफ़ेद दिखने लगेगा। बस ये आपको जानना है, इसमें बहुत ज़्यादा जानने वाली चीज़ें थी नहीं, लेकिन ये जानना था कि किस क्षेत्रों में पाई जा रही है। ठीक है, मैं अभी मैप में आपको सभी को नक्शे में दिखाने वाला हूँ कहाँ पर कौन सी मिट्टियाँ हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं रेतीली मिट्टी की तरफ। अब कोई कोई मिट्टी होती है उसको देखोगे तो ना तो वो रेत है ना तो मिट्टी है, तो समझ जाइए वो क्या है, रेतीली मिट्टी। रेत और मिट्टी के बीच की कड़ी रेतीली मिट्टी ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तब वो क्या है, तो ये जो मिट्टी होती है शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, ठीक है, जहाँ सूखा होगा, सूखा मतलब नॉर्मल, ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश जहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरता है या पानी गिरता भी है तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे स्थान में रेतवानी। ठीक है, तो जैसे पश्चिमी राजस्थान वाला हो गया, अरावली वाले पर्वत वाले क्षेत्र हो गए, उत्तरी गुजरात वाले क्षेत्र हो गए, दक्षिणी हरियाणा वाला क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। तो वहाँ पे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, शुष्क होते हैं, अर्ध शुष्क होते हैं, तो वैसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जानी है, रेतीली मिट्टी। ठीक है, सिंचाई के सहारे सरसों, ज्वार, बाजरा, अब पानी तो है नहीं तो सिंचाई ही करेंगे ना। वैसे सिंचाई हर मिट्टी में की जाती है, लेकिन मिट्टी का भी अपना कुछ महत्व होता है। तो ऐसे जगह पे अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा बिल्कुल मर जाएगा। मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है।
ठीक है। इस मिट्टी में फास्फोरस और घुलनशील जो लवण हैं उनकी मात्रा अधिक है और कार्बनिक तत्व और नाइट्रोजन की कमी होती है। कार्बनिक और तत्व और नाइट्रोजन जो है वो इसमें कम है, क्योंकि ये शुष्क है तो यहाँ पे पोषक तत्व वो कहाँ मिलेंगे। कोई भी मिट्टी है उसकी जो प्रकृति को आप समझ रहे हैं तो आसानी से आप बता पाएंगे कि उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये मिट्टी देखें रेत वाली मिट्टी किस प्रकार की है। उसके बाद आते हैं अम्लीय तथा क्षारीय मृदा, ठीक है। एल्काइन सॉइल जो होती है अम्लीय या क्षारीय मृदा। अब कोई कोई मिट्टी क्या होती है, हमारे भारत में क्या होता है ना कि कोई कोई खाए खाए मरता है, कोई बिना खाए मरता है। ये खाए खाए मरने वाली मिट्टियों में से है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई कोई जो खेत होते हैं वहाँ पे अब पानी नहीं मिलता, सिंचाई के कोई साधन नहीं है, नाला नहीं है आसपास, नदियाँ नहीं हैं आसपास, कोई भी सिंचाई के कोई साधन नहीं है। तो ऐसी सिंचाइयाँ और ऐसे जो जोत तो होते हैं, ऐसे जो खेत तो होते हैं वो शुष्कता आ जाती है। तो ऐसे मृदा में जब पानी देते हैं और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं या मिट्टी में इतनी ज़्यादा सिंचाई कर दी जा रही है कि वहाँ पानी की अधिकता हो जाती है, तो ऐसे अधिकता वाले क्षेत्र में जो उसके तत्व होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ऊपर एक परत बना लेते हैं जो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी जो उपज होती है उसको पूरा ख़राब कर देते हैं, वो उपजाऊ नहीं रह जाती है। तो ऐसी ही मिट्टी या तो क्षारीय हो जाती है या तो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी आप देखेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, खराब हो गया मिट्टी, ठीक है। तो क्या है, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण, अधिक वर्षा हो रही है उसके कारण जल प्रवाह दोषपूर्ण है। जल प्रवाह दोषपूर्ण मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं। हम जनरली खेतों में क्या करते हैं, सुबह पानी डाल दिया, शाम को पानी डाल दिया। अब दिन भर पानी चलाए रहोगे तो खेत में बाढ़ नहीं आएगी तो और क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जल का दोषपूर्ण कोई प्रबंधन नहीं है सही। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जल रेखा जो है ऊपर नीचे होने लगती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार की मिट्टी की भूमि के निचली परतों से क्षार या लवण वाष्पीकरण द्वारा क्या होते हैं, ऊपर एक परत बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर तक आ जाते हैं, परत बना लेते हैं। तो जहाँ ये परतें बन गई तो वो मिट्टी क्या हो गई, खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की मिट्टी फिर उसमें हम कुछ कुछ करना पड़ता है, वो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। तो ये जो मिट्टी है अब देखते हैं, तो अम्लीय और क्षारीय मिट्टी में तो इसमें खासियत क्या है कि सोडियम और मैग्नीशियम के अधिकता के कारण, जब सोडियम और मैग्नीशियम अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में मिट्टी क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। और कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता जब हो जाए तो वो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, वो आप याद रखना बिल्कुल, ठीक है। कैल्शियम और पोटेशियम जब अधिक हो जाएगा तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, वो याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखेंगे तो वो याद रहेगा, ठीक है। अब ये जो खेत है इसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों, मैंने अभी बताया था थोड़े समय पहले, पूरा खराब हो जाती है, ऊपर की लवणता अधिक हो जाने के कारण। इसका स्थानीय नाम, कुछ स्थानीय नाम भी है, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, कार्ल, चांपेन, थूर, राथड़, ठीक है, और चौपन, इस प्रकार के और भी नाम हैं। इस मिट्टी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चूना और जिप्सम जानते हैं सभी, ठीक है। तो उसको अगर मिला दें तो ये थोड़ा उपजाऊ बन सकती है ये मिट्टी। जब ऐसी लवणता या क्षारीयता उसमें बन जाती है तो इस मिट्टी में चूना या जिप्सम की मात्रा मिला दीजिए, उसके बाद आप इसमें खेती कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी अम्लीय या क्षारीय मृदा, ठीक है। इसे आप याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है इसमें कि इसमें क्या मिलाया जाए। इन मिट्टियों के नाम याद रखना, कार्ल हो गया, चांपेन हो गया, थूर हो गया, ठीक है। रेह, कल्लर और ऊसर, इसे तो बिल्कुल याद रखें, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, रेह, कल्लर और ऊसर। नेक्स्ट देखते हैं, हम आते हैं वनों वाली मिट्टी में। फॉरेस्ट सॉइल जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इसे क्या है, नवीन मृदा भी कहा जाता है, वनीय मृदा भी कहा जाता है। नवीन कहाँ है, जलोढ़ वाली थी, ये क्या है, वनीय मृदा, ठीक है। वनीय मृदा भी कहा जाता है। ये मृदाएं हिमालय की घाटियों में, ठीक है, हिमालय की घाटियों में। अब ये क्या है, पर्वतीय वाली वने हैं, वनीय मतलब वन वाले, पर्वतीय क्षेत्रों वाले, यहाँ लिखा भी है वनों वाली मिट्टी मतलब पर्वतीय मृदा, ठीक है।
तो ये मिट्टी पर्वतों में ही पाई जाती है। तो पर्वत चाहे जहाँ भी हो वहाँ पे मिट्टी मिलेगी आपको। हिमालय की घाटियों के ढालों पर पाई जाने वाली है। वहाँ पे ऐसे जगह हैं तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो वहाँ पे क्या है, ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है। अम्लीय गुण रखती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना, ठीक है, इसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसका रंग गहरा भूरा होता है और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ह्यूमस अधिक होता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में अब ये बागवानी फसल, चाय हो गया, कॉफ़ी, मसाले, उष्णकटिबंधीय फलों की खेती के लिए संभावित है। जितने भी बागवानी फसल हैं वो सब कहाँ मिलेंगी, इसी पर्वतीय वाले क्षेत्रों में। चाय की फसल, कहवा मतलब कॉफ़ी की फसल, ये सब क्या है, बागवानी फसलें हैं। तो ये सब आपको पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी। तो आपको याद रखने में भी बिल्कुल कठिनाई नहीं होने वाली है, ठीक है। फास्फोरस, पोटास, चूना ये सब कम होता है, लवणीय प्रकृति की मिट्टी है, अम्लीय है थोड़ी सी, ठीक। इस प्रकार से मिट्टी को आप याद रख सकते हैं। ये आपको मिट्टी दिखेगी, ये जो वन दिख रहा है यहाँ पे जितनी भी मिट्टी है ये सब क्या है, वनों वाली। नेक्स्ट है पीट तथा दलदली मिट्टी, ठीक है, पीट तथा दलदली मिट्टी। अब दलदल से समझ में आ गया होगा क्या है यहाँ पे। तो इस मिट्टी में क्या है, ज़्यादातर जैविक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैविक तत्व दलदलों में क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, ठीक है। तो इसमें कार्बन पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है, जिसमें धान उगाया जाता है, क्योंकि धान के लिए ये उपयुक्त है। पानी तो ऑलरेडी डालते ही हैं हम। सामान्यतः आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र मतलब क्या है, आर्द्र प्रदेश जो नमी युक्त हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश वाला नहीं है, नमी युक्त प्रदेश, वैसे प्रदेशों में मिलती है। दलदली मिट्टी तटीय उड़ीसा, जहाँ तट है, समुद्र का किनारा है, वहाँ पे दलदल होगा, वहाँ मिलेगी। सुंदरवन का डेल्टा है, वहाँ डेल्टा है ना, गंगा का डेल्टा, तो जहाँ गंगा का डेल्टा है पानी जाएगा, वहाँ अवसाद जमा होंगे तो वहाँ दलदल होगा, ठीक है, तो वहाँ पाई जाएगी। उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में जहाँ पे इस प्रकार से है नदियाँ वगैरह। मध्यवर्ती क्षेत्र हो गए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी, केरल के तटों पर पाई जाती है, ये याद रखना, ठीक है, केरल के तटों पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, पीट, इसका नाम क्या है, पीट या दलदली मिट्टी। एग्जाम में कभी पीट आता है, कभी दलदली आता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी 8 प्रकार की मिट्टियाँ हो गई। अब इन मिट्टियों के आधार पर इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है, इसके लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जा रही है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये क्या है, हरा वाला जितना भी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर का, ये सिक्किम वाला और अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, ठीक है। और कुछ इधर भी हैं जो बहुत कम है, इसलिए नक्शे में नहीं दिखाते। तो ऐसे जो हैं सब हरा हरा, सब पर्वतीय मिट्टी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये वाला क्षेत्र पूरा आप देखेंगे कि नदियों की अधिकता है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो जहाँ नदी है ज़्यादा वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। मिट्टी पाई जाएगी मतलब ये कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जहाँ नदी होगी वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, जहाँ नदी का जल तंत्र होगा। ये देखिए यहाँ पे भी नदी का जल तंत्र है ना, डेल्टा वगैरह वाला क्षेत्र, वहाँ पे भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी। और डेल्टा के पास दलदली मिट्टी, ठीक है, क्योंकि वही मिट्टी क्या है, दलदल का रूप ले लेती है और फिर उसका नाम जलोढ़ ना होकर के दलदली मिट्टी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाल मिट्टी। अब ये लाल वाला आपको क्षेत्र नज़र आएगा, इसको याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है। बाकी जो जितना भी क्षेत्र है ये पूरा आप क्या कर दीजिए, लाल कर दीजिए, ठीक है। ये वाला पूरा जो क्षेत्र है पूरा लाल मिट्टी का है। ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और जो इधर का जो बच गया क्षेत्र, ये वाला, ये सब क्या है, काली मिट्टी। तो पूरा जो महाराष्ट्र है, आप देखेंगे महाराष्ट्र यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, तो ज़्यादातर हिस्सा पूरा कहाँ पे आ रहा है, महाराष्ट्र में आ जा रहा है, ठीक है। इस वजह से महाराष्ट्र में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, क्योंकि काली मिट्टी क्या है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। कुछ हिस्सा गुजरात में है और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में भी काली मिट्टी है, ठीक है।
उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई नहीं जाती। अब देखेंगे ये वाला प्रदेश, यहाँ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी यहाँ वाले क्षेत्रों में है थोड़ा सा, यहाँ पे उड़ीसा वाले क्षेत्रों में है, और इस तटीय क्षेत्र में यहाँ पे, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी की जो खासियत होती है मैंने आपको बताया था, जहाँ उच्च ताप होगा और पानी की मात्रा अधिक होगी उन क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी देखें मेघालय वाले क्षेत्रों में भी आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे विश्व के सर्वाधिक पानी जो क्षेत्र है, वर्षा वाला क्षेत्र, वो कहाँ पाया जाता है? ये है ना मासिनराम वाला क्षेत्र, चेरापूंजी, मासिनराम, गारो खासी हिल्स ये सब पढ़े हैं। तो यहाँ पे पानी सर्वाधिक, तो यहाँ भी क्या पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। इधर वाला क्षेत्र पूरा लाल मिट्टी का है, ठीक है। तो इस प्रकार मिट्टी है। और एरिड सॉइल जो बच गया वो कुछ इस प्रकार से, जो मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी होती है वो, ये कहाँ पे ऐसे वाले क्षेत्र, मतलब आप सीधा सीधा पहुँच जाइए राजस्थान और कहीं मिलेगी नहीं प्रजाति की, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ मिट्टियाँ हैं। यहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी आपको मिल जाएगी, ठीक। यहाँ पे दलदली मिट्टी, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हिस्सा दलदली मिट्टी, और यहाँ पे दलदली मिट्टी पाना कॉमन सी बात है। तो इस प्रकार से सभी मिट्टियाँ अलग अलग क्षेत्रों में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्षेत्र। जब भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे, आपको मिट्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे कौन सी मिट्टी, भौगोलिक दृष्टि से ही आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पानी ज़्यादा है तो कौन सी मिट्टी मिलेगी, सूखा पड़ रहा है तो रेतीली मिट्टी मिलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी मिट्टियों का अलग अलग जगह पे वो होता है कि कहाँ पाई जाएगी। इस प्रकार ये मिट्टियाँ हैं। अब इससे संबंधित कुछ MCQ हैं, चलिए आप फटाफट आप इसके अपने जवाब देते रहिए, ठीक, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग होता है। अब ये देखिए कि मैंने आपको इतनी सारी मिट्टी बताई, अब आपको दिमाग लगाना है कि क्या खासियत थी तो उसका क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब आपको सोचना है थोड़ा सा। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग होता है कृषि कार्य के लिए, कपास के लिए, बर्तन के लिए, भवन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? भवन निर्माण के लिए। किसके लिए? भवन निर्माण के लिए। मैं एक लेटेराइट मिट्टी का मैं बता दूं आपको कि अब जब वहाँ जाएंगे, अब भुवनेश्वर जाएंगे तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, तो और ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, ठीक है। तो वैसे जब क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या कि वो मंदिर का जिस निर्माण जिन पत्थरों से हुआ है, जिन सेलों से हुआ है, वो सब लेटेराइट हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और इस वजह से वो प्राचीनतम भी नज़र आते हैं, तो और हैं भी प्राचीनतम, तो उसे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा। तो वही है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण क्या हो रहा है? भवन निर्माण में हो रहा है, क्योंकि मिट्टी क्या है? थोड़ी मजबूत प्रकार की मिट्टी है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी, अब आपको सोचना है। दोमट है, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी। अब देखेंगे मैंने आपको बताया था, ठीक है, बांगर, खादर, जड़ोल मिट्टी बताया था ना, उस समय मैंने बताया था चीका मिट्टी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप बता पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नहीं याद आ रहा है तो वापस रिवर्स जाइए, समझ में आएगा वहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, जलोढ़ मिट्टी में। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मृदा का उर्वरता बना रहता है, इसका कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल एकदम सही आप बोल रहे हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि मैं बताया था जितने भी नदी वाले क्षेत्र वहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलना निश्चित है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी आती है, इस वजह से उर्वरता होती है, सबसे उर्वरक मिट्टी है। अगला है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? भारत में किस मिट्टी का विस्तार है सर्वाधिक? इसका भी आंसर क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी जो है वही क्या है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? भारत के उत्तरी मैदान में, उत्तरी पर्वत नहीं बोला, उत्तरी मैदान बोला, और मैदानी क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वाला क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र में नदियाँ ज़्यादा, नदियाँ ज़्यादा मतलब जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। अब आप लोग समझ गए होंगे मिट्टी को कैसे कैसे होना चाहिए, मिट्टी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा मैंने बताया था पूरे महाराष्ट्र के क्षेत्र में कपास सर्वाधिक होता है, और उसका कारण क्या है? कपास कहाँ होता है? काली मिट्टी में, ठीक है। काली मिट्टी में होता है क्या? कपास। का से याद रख सकते हैं।
पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है? मैंने बताया था पीट मृदा कहाँ पाई जाती है, केरल में, ठीक है। पीट मृदा वही दलदली मृदा और तटीय क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक, तो उसे आप याद रखें, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किस मृदा का निर्माण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कई एग्जामों में आया हुआ। बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से क्या होता है निर्माण? काली मिट्टी का, ठीक है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का क्या होता है निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम जलोढ़ मृदा है, बांगर है कि खादर है कि क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? खादर। मैंने बताया था ख पहले आता है कि ब पहले आता है, ठीक है, उसलिए क्या है खादर, उसे आप याद रख सकते हैं। अक्सर यहीं पे गलती होती है तो आप इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है मृदा है, कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? ठीक है, हमारे पास कौन सी मृदा है? जब जलोढ़ मृदा है तो वही सबसे उपजाऊ होगी, क्योंकि ये क्या है नवीन मृदा, नई मृदा, पोषक तत्व से भरी हुई मृदा क्या होता है नदियाँ बहा करके लाती है, इसीलिए। नेक्स्ट है, क्षार युक्त मृदा को उपजाऊ बनाया जा सकता है क्या डाल के? हमने इसमें बताया था क्या लगा के, जिप्सम या चूना मिलाकर बताए थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, क्षार युक्त मृदा है उसको क्या मिला सकते हैं और उपजाऊ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थूर रेह मैंने किसी और मिट्टी में बताया था, क्षार युक्त मृदा, आप शायद याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति मतलब कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है, और सुंदरवन के डेल्टा में जो मिट्टी है वो दलदलीय प्रकार की होगी, और दलदलीय प्रकार का यहाँ ऑप्शन नहीं है, और दलदली को ही क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। इस प्रकार मिट्टी के सभी कॉन्सेप्ट के साथ सभी MCQ भी खत्म होते हैं। आशा करूँगा कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।